अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें जो अदालत से डिग्री मिलती है वो डिग्री हमारे हक में हो जाती है, उस डिग्री का हम पटवारी या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से किस तरीके से अमल दरामद करवा सकते हैं। कुछ दोस्तों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इंतकाल बराए डिग्री बजरिया अदालती नुमाइंदा पटवारी या कंप्यूटर सेंटर से करवाने का तरीक़ाकार के मतलब गाइड कर दें। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने डिग्री अदालत से ले रही है, उस डिग्री का अमल दरामद जो है ना वो हम खुद जाकर पटवारी के पास करवाना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार बता दें कि हम किस तरीके से करवा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मुझे पता चले मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर है, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम डिग्री अदालत से लेते क्यों हैं। अदालत से डिग्री लेने का एक खास मकसद होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है ना वो कुछ रकबे का मालिक है। अब वो क्या करता है जी, वो राजी रिकॉर्ड सेंटर से या पटवारी से जो है ना अपनी फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड या फ़र्द बराए बयाना, इन दोनों में से कोई एक फ़र्द निकलवा कर वो क्या करेगा कि जिस बंदे ने जो बंदा उसका रकबा ख़रीदना चाहता है उसके पास वो फ़र्द लेके जाएगा। उसको बोलेगा जी ये देखो फ़र्द पे मैं इतने रकबे का मालिक हूँ, ये मेरा महकमा माल का रिकॉर्ड है, मैं उसकी फ़र्द निकलवा के आया हूँ, मैं ये रकबा जो है ना इतने पैसों में आपको सेल करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा रकबा इतने पैसों में लेते हैं। अगर वो बंदा उतने पैसों में ले लेता है, उनकी आपस में सौदा हो जाता है, लेन देन हो जाता है, तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं। तो वो दोनों जो है ना आपस में एक मुआहदा कर लेते हैं कि ठीक है जी मैं ये रकबा लेता हूँ, आप ये रकबा इतने में देते हो, तो इसको हम एक रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं। महकमा माल में जो बंदा रकबा सेल करता है उसको बाया कहते हैं, जो बंदा रकबा खरीदता है उसको मुश्तरी कहा जाता है। दोनों को बाया और मुश्तरी के दरमियान आपस में जब सौदा हो गया, सौदा होने के बाद वो क्या करते हैं जी, सौदा अब उनका हुआ कुछ इस तरह से कि उन्होंने कोई टाइम वगैरह ले लिया, मखसूस टाइम ले लिया कि मैं आपको इतने पैसे अभी बयाना देता हूँ, बाकी मैं पैसे आपको इतने अरसा बाद दूंगा, या वो उसको वो सारे पैसे दे देता है। वो कहता है जी आप मेरे साथ इकरारनामा कर लो, बाकी मैं पैसे मैंने सारे दे दिए हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसकी रजिस्ट्री करवा लूँगा। तो यहाँ इस तरह से होता है कि वो बंदा कहता है जी आप 50% ले लो, 50% जो है ना वो मैं आपको जो है वो 2 माह बाद दे दूँगा, या 25% 2 माह बाद दे दूंगा, यानी मुख्तलिफ अरसों में वो टाइम ले लेता है। अब ये आपका जो रिटर्न जो है ना एग्रीमेंट जो है ना वो आपका स्टाम्प पेपर पर भी हो सकता है और सादा पेपर भी हो सकता है। लेकिन मेरा आपसे यही मशवरा है कि आप जो है ना अपना लेन देन जो है ना वो स्टाम्प पेपर पर करें। अब स्टाम्प पेपर पर आप लोगों का रिटर्न एग्रीमेंट हो गया, तो रिटर्न एग्रीमेंट का जब वक्त आया कि मिसाल के तौर पर अगर उसने रिटर्न एग्रीमेंट किया था कि ये ले आप 2 लाख रुपए ले लें मुझसे, बाकी पैसे मैं आपको 1 साल बाद दूंगा, तो 1 साल बाद जब वो टाइम आता है तो वो उसको वो पैसे दे देता है। वो कह देता है जी ये पेमेंट आप मुझसे ले लें, अब आप मेरी रजिस्ट्री करवा दें। उसमें क्या हुआ कि जो मुआहदा बाया फरोख्त करने वाला और मुश्तरी यानी खरीदने वाले के दरमियान हुआ था, उससे बाया मुकर गया। वो कहता है जी ठीक है जी मैं जो है ना मैंने रकबा आपको देना ही नहीं है, मैंने सेल ही नहीं करना। उसकी वजह यह है कि उसकी जो जगह ना उसकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई, अब उसके ज़हन में लालच आ गया। नंबर 1 पे क्या जी, खरीदार ने सारी रकम अदा कर दी लेकिन रजिस्ट्री ना करवाई। यानी ये मैंने चीज़ें बताई हुई हैं कि करारनामा में कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो आ सकती हैं कि बंदे ने रकबा खरीदा और उसने सारी रकम अदा कर दी, सिर्फ उसने रजिस्ट्री ना करवाई। उसने कहा जी मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, या मुझे अभी रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत नहीं है, या इसको मैं आगे सेल करना चाहता हूँ, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रजिस्ट्री करवा लूँगा। नंबर 2 पे क्या जी, खरीदार ने कुछ बयाना दिया और बाकी अदायगी का कोई ख़ास अरसा के लिए टाइम ले लिया। वही जो पहले मैंने बात बताई है कि उसने उसका सौदा अगर 10 लाख का हुआ तो उसने 2 लाख दिया, बाकी 1 साल का उसने टाइम ले लिया। तीसरे नंबर पे क्या जी, जब बयाना अदा किया रकबा की कीमत कम थी, यानी जब उन दोनों के दरमियान सौदा हुआ जगह के लेन देन का, तब उस जगह की कीमत कम थी। कुछ बयाना
देकर जो मखसूस अरसा टाइम लिया था, जब वो वक्त आया तो उस वक्त रकबा की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फ़रोख्त करने वाले ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा पैसे दो फिर रजिस्ट्री करवाऊंगा। यानी जब वो 1 साल बाद उसका टाइम आया, उसने वो पैसे तो उसने दे दिए कि अपने पैसे पकड़ो, मेरी रजिस्ट्री करवाओ। तो बाया के जो ना दिल में लालच आ गया, उसने कहा जी नहीं जी, मेरी तो जगह की कीमत तो अब बड़ी बढ़ गई है, तो आप मुझे और पैसे दो तो मैं रजिस्ट्री करवाऊंगा। या वो कह देता जी मैंने आपको जगह देनी नहीं है, मैं आपसे पैसे नहीं लेता, जो बयाना दिया आप मुझसे बयाना वापस लें। ये भी उसमें जो ना एक कंडीशन हो सकती है। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए फिर आपके पास रिटन एविडेंस होता है, यानी स्टाम्प होता है या सादा पेपर पर जो आपका एविडेंस होता है। आप फिर अदालत में किसी अच्छे वकील से रब्ता करते हैं, जो वो अदालत में आपका दावा दायर करता है कि इस बंदे को रकबा सेल किया था, इतने रुपए में सेल किया था, इतना बयाना दे दिया था, इतने बकाया पैसे देने थे, अब ये बंदा उसको पैसे दे रहा है, ये पैसे नहीं ले रहा, या ये इसने पैसे ले लिए और पैसे मांग रहा है, उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, अपने मुआहदे पे पूरा नहीं उतर रहा। तो आपका वकील क्या करेगा जी, जो डिग्री हुई है यानी जो उसने दावा किया उसको वो जज के सामने पूरे सबूतों के साथ जो है ना वो साबित करेगा और दलाइल पेश करेगा, जिसके बिहार पर जो है ना जज आपके हक में डिग्री कर देगा। फिर आपने क्या करना है जी, जब डिग्री आपके हक में हो जाएगी तो आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। नंबर 1 पे क्या है जी कि वो आप अदालत से डिग्री खुद लेंगे, खुद डिग्री लेकर आप पटवारी या कंप्यूटर सेंटर पर चले जाएंगे जहाँ पे आपका रकबा आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप उस डिग्री का जो है ना वो आप अमल दरामद करवा लेंगे। वो डिग्री का अमल दरामद करवाने के बाद वो रकबा आपके नाम पर हो जाएगा। नंबर 2 क्या है कि अगर आप खुद डिग्री का अमल दरामद नहीं करवाना चाहते तो आपका वकील अदालत से गुजारिश करेगा कि डिग्री का अमल बजरिया अदालती नुमाइंदा करवाया जाए। तो अदालत जो है ना नुमाइंदा की फीस मुकर्रर करेगी, जिसको साइल अदालत में जमा करवाएगा, तो अदालत बजरिया अदालती नुमाइंदा मुकर्रर करके डिग्री का अमल दरामद करवा देगी। बजाते खुद या अदालती नुमाइंदा डिग्री अमल करवाने का तरीकाकार जो है ना वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि किस तरीके से जो है ना आप अगर अदालत का नुमाइंदा जाएगा तो पटवारी राजिर कार सेंटर से किस तरीके से इसका अमल दरामद करवा सकता है, अगर आप खुद जाते हैं तो किस तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा जी, अगर आपने खुद डिग्री का इंदराज करवाना है तो एक सादा पेपर पर दरख्वास्त बनाम रेवेन्यू ऑफिसर, यानी अगर आपका जो इलाका तहसीलदार के पास है तो तहसीलदार के नाम दरख्वास्त होगी, अगर ADLR के पास है तो कंप्यूटर सेंटर में तो ADLR साहब के नाम पे दरख्वास्त होगी। आप अदालत की डिग्री और अपना शनाख्ती कार्ड लेकर पटवारी या राजिर कार्ड सेंटर चले जाएंगे। नोट क्या जी, किसी भी अदालती डिग्री का इंदराज करवाने के लिए पत्तीदार नंबरदार के बयान की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तमाम तर मामला पहले अदालत में तय पा चुके होते हैं। जब आप इंतकाल बैज़बानी का इंतकाल करवाने जाते हैं, रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो पत्तीदार और नंबरदार के बयान की ज़रूरत होती है, लेकिन अदालती डिग्री के लिए इनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये तमाम मामला तो अदालत में तय पा चुके होते हैं। उसके साथ आपने क्या करना है जी, उसके साथ आप लगाएंगे एप्लीकेशन, एक सादा पेपर पर लिखेंगे और उसके ऊपर टिकट लगेगी कि आप जो है ना इसका अमल दरामद करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जब अदालत की डिग्री आपको अदालत से कोई भी डिग्री मिलती है, वो बजरिया नुमाइंदा हो या बजाते खुद हो, तो वो डिग्री जो है ना वो ADCR साहब के पास जाती है, वो उसका मुतालिया करते हैं, फिर वो परमिशन देते हैं ठीक जी डिग्री जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, इस डिग्री को इम्प्लीमेंट करके डिग्री वाले के जो ना हक में रकबा लगा दिया जाए। तो फिर उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ये है कि अगर जो इंतकाल बराए डिग्री बजरिया अदालती नुमाइंदा होगी तो अदालती नुमाइंदा अपना शनाख्ती कार्ड, अदालत की डिग्री और रोब कार्ड जिस पर वो नुमाइंदा मुकर्रर हुआ वो लेकर मुतलका पटवारी या राजिर कार सेंटर पर डिग्री का अमल दरामद करवाने की जाएगा। इस तरह की रोब कार होगी, ये जो नज़र आ रही है, अदालत ने लिखा होगा जी रोब कार नुमाइंदा अदालत, उसका नाम लिखा होगा कि ये जो है ना जाके ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ कि इसकी डिग्री का अमल दरामद करवा के जो है ना वो अदालत को रिपोर्ट पेश करे। ठीक है, तो इसका अदालती नुमाइंदा हो या आप बजाते खुद, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये राजिर कार्ड सेंटर से ले जाना है। राजिर कार्ड सेंटर आप जाएंगे तो जाके सबसे पहला काम यह है कि दरवाजे के साथ टोकन वाला लड़का बैठा हुआ है, आपने बताना है जी मैंने डिग्री का अमल दरामद करवाना है, वो आपको टोकन दे देगा, टोकन मशीन से निकाल के
यहाँ से आप टोकन लेंगे, टोकन लेके आप इधर सर्विस एरिया में बैठ जाएंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे कि जिस काउंटर पर आपकी बारी आती है। जिस काउंटर पर आपकी बारी आएगी उस काउंटर पर आप चले जाएंगे, अदालत का नुमाइंदा हो या आप खुद हो, आपकी जो डिग्री है उसके ऊपर जो आपने दरख्वास्त लिखी थी तो वो जाके उस कंप्यूटर वाले लड़के को देंगे। कंप्यूटर वाला लड़का जो है उस डिग्री को पढ़ेगा, पढ़कर जो है वो आपको भेजेगा जी ADLR साहब के पास भेजेगा या तहसीलदार के साहब के पास भेजेगा। वो बोलेगा जी उनको चेक करा के आए कि ये डिग्री का वाकया ही अमल दरामद होना है, तो वो उसको मार्क कर देंगे। वो डिग्री लेके फिर आप उसी लड़के के पास आ जाएंगे जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। वो लड़का क्या करेगा जी, वो डिग्री का इंदराज करेगा। डिग्री का इंदराज करने के बाद जो है ना वो आपको चालान बना के देगा। अब डिग्री की जो फ़ी होती है वो जो मुश्तरी ने फ़ी जमा करवानी होती है वो होती है जी 6% फ़ी होती है टोटल मालियत की, ठीक है। और जो करवानी होती है जी बाया ने वो 2% होती है। मैं डिटेल से बता देता हूँ। 3% फीस होती है बैंक ऑफ पंजाब में, जो जिसको स्टाम्प फी भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये 10 लाख रुपए का जो है ना ये मालियत का उसने रकबा खरीदा तो उसका 6% निकालेंगे तो वो 60,000 बनता है। तो मुश्तरी टोटल 60,000 रुपये फ़ी जमा करवाएगा। वो किस किस खैड में किस तरह से जमा करवाएगा? सबसे पहले वो BOP में फ़ी जमा करवाएगा। BOP की फ़ी होती है 3%, जिसको स्टैम्प ड्यूटी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर सेंटर के अंदर ही जो है ना BOP का बना होता है, वहाँ पे ये फ़ी जमा होती है। इसकी परसेंटेज जो है ना वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। टोटल अमाउंट लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतनी परसेंटेज से जितनी परसेंटेज आपने निकालनी है और उसको तकसीम कर देंगे 100 पे, तो उसका जो जवाब आएगा तो वो फ़ी आपकी बनेगी। ये कंप्यूटर सेंटर वाले खुद आपको निकाल के देंगे। तो ये कंप्यूटर सेंटर वाला लड़का जो है ना वो आपको ये 3% की फ़ी बना देगा। जो वो 3% की फ़ी बना के आपको देगा, वो ये साथ ही जो है ना ये राजीव का सेंटर से साथ ही बाहर निकलेंगे, ये साथ ही खिड़की होती है BOP की, वहाँ पे आपने ये इस तरह का वो चलान आपको बना के देगा, साथ में ये एप्लीकेशन होगी। एक काम ज़रूर किया करें, चलान और ये एप्लीकेशन ज़रूर पढ़ा करें। इसके ऊपर जिस बंदे ने रकबा सेल करना है, जिस बंदे ने रकबा खरीदना है, उसका ID कार्ड नंबर, गाँव का नाम, रकबा, ये सारा लिखा होता है। अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो वेल एंड गुड है। अगर उसमें कोई गलती है तो फ़ौरन बताएं उस लड़के को, कंप्यूटर वाले को, कि आपने यहाँ पे गलती कर दी है, इसको दुरुस्त करें। अगर आपका इंतकाल पास हो गया तो फिर ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, फिर आपकी जो है ना बड़ी जलालत प्रोग्राम है। इसी तरह से वो दोबारा जो है ना वो 1% जो है ना वो TMA फ़ी होगी। तो TMA फ़ी आप किस तरह से जमा करवाएंगे कि ये जो चलान बना के दिया था, ये चलान लेके आप चले जाएंगे जी TMA ऑफिस, तहसील म्यूनसिपल ऑफिस चले जाएंगे। उसको जला के वो 3% वाला चलान दिखाएंगे, वो उसको देखते हुए 1% का इस तरह का चलान बना देगा। और ये चलान लेके आप नेशनल बैंक चले जाएंगे। नेशनल बैंक जाके आप TMA फ़ी जमा करवाएंगे। इसी तरह से 2% जो है वो आपका एडवांस टैक्स है। अब इसका चलान कहाँ से मिलेगा कि आप FBR की जो ना ऑफिस जाके वहाँ से भी चलान ले सकते हैं। वो चलान किस तरह से तैयार करके देंगे, वही 3% वाला जो चलान आपने राजीव कार्ड सेंटर में जमा करवाया था वो जाके इनको दिखाएंगे, वो उसको देखते हुए आपको चलान बना देंगे। दूसरे नंबर पर नेशनल बैंक के अंदर FBR के नुमाइंदा बैठा होता है, वो भी आपको चलान बना देगा। तीसरे नंबर पर आप किसी भी वसीका नवीस स्टाम्प फरोश के पास चले जाएंगे, वो भी आपको ऑनलाइन चलान इसका निकाल देगा। इस तरह का वो चलान बना के देगा। तो ये चलान भी जो है ना आपने कहाँ पे, नेशनल बैंक में जमा होना है। ये फ़ी भी आपकी नेशनल बैंक में जमा होगी। तो 2% आपकी होगी जी एडवांस टैक्स, ठीक है। इसी तरह से 2% होता है जी गेन टैक्स। गेन टैक्स किसको पड़ता है? गेन टैक्स जिस बंदे ने रकबा सेल किया, अगर उसने रकबा 4 साल के अंदर खरीद कर 4 साल के अंदर ही वो सेल कर रहा है तो फिर उसको गेन टैक्स पड़ेगा। गेन टैक्स क्या होता है जी? हुकूमत कहती है कि इस बंदे ने रकबा खरीदा, इसको मुनाफा मिल रहा था, इसलिए इसने ये रकबा जो है ना वो सेल कर दिया, तो लिहाजा इसने इनकम कमाई है तो वो गवर्नमेंट को इसका टैक्स दे। एडवांस टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये बंदा जो है ना रकबा खरीद रहा है, ये अपने सारे अखराजात को निकालते हुए इसके पास इजाफी इनकम थी जिससे इसने ये रकबा खरीदा, तो ज़्यादा इसने ये रकबा खरीदा, इसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ, तो ये भी गवर्नमेंट को जो है ना वो टैक्स पे करे। तो
अगर तो मुश्तरी और ये बाया जो है वो फाइलर हैं तो उसको 1% जो है ना वो फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। ये 3% ही होगी, एडवांस टैक्स भी 1% होगी, गेन टैक्स भी। इसी तरह से अगर बाया जो है वो फाइलर है तो वो भी 1% टैक्स जमा करवाएगा, अगर नॉन फाइलर है तो फिर 2% फ़ी जमा करवाई जाएगी। अब ये जो फीस आप किस हिसाब से जमा करवाएंगे, वो जो रकबा की कुल मालियत का तयन अदालत करके डिग्री में भेजेगी कि कितनी मालियत का इंतकाल दर्ज होगा, यानी अदालत फैसला करके डिग्री के अंदर लिख कर भेजेगी कि इतनी मालियत का इनके अंदर सौदा हुआ था, इतनी मालियत का इनका लेन देन हुआ, इतनी मालियत का इनका इंदराज किया जाए। अब जारी बात है, अब बाया मुकर गया था, बाया रकबा आपके नाम पे नहीं लगवा रहा था, डिग्री आपके हक में होगी, आप इंतकाल करवाने गए तो वो कंप्यूटर सेंटर वाले या पटवारी कह रहा है जी जाके इसके जो है ना वो आप गेन टैक्स जमा करवाए जो बाया है, तो बाया कहता है मैंने नहीं करवाना। तो फिर उसका हल ये होगा कि अगर बाया इनकार कर देता है तो मुश्तरी दोबारा फिर अपने वकील के साथ रजू करेगा। जो वकील जो है वो जज के सामने ये तमाम मामला रखेगा, जी बाया जो है ना वो गेन टैक्स नहीं जमा करवा रहा, तो अदालत इस बात पर उसको तौहीन अदालत लगाकर उसको सज़ा भी दे सकती है, उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है, या अदालत को अख्तियार हासिल होता है कि अदालत जो है ना वो गेन टैक्स से उसको मुस्तस्ना भी कर सकती है, यानी गेन टैक्स छोड़ भी सकती है कि कहती है कि गेन टैक्स ना जमा हो, गेन टैक्स के बगैर ही जो है ना इसकी डिग्री कर दी जाए, डिग्री जो है ना वो कर दी जाए। तो इस तरह से जो है ना अब ये जो फीसी जमा हो रही है ना, अगर बजरिया आप अदालती नुमाइंदा गए हैं तो अदालती नुमाइंदा के साथ जो मुश्तरी है वो जाएगा, वो जाकर ये सारी फीसें जमा करवाएगा। अगर आप खुद गए हैं तो फिर आपने खुद तो जमा करवानी ही करवानी है ना। उसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जब आप बजरिया अदालती नुमाइंदा जाएंगे ना, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है इंतकाल जो है बजरिया अदालती नुमाइंदा जो है ना वो हो, तो उसमें जो है ना अदालत ने उसकी फ़ी मुकर्रर कर देती है कि इसकी जो है ना वो इतनी फ़ी होगी, तो वो फ़ी जो है ना वो आप जमा करवा के तो फिर आप बजरिया अदालती नुमाइंदा जो है ना वो इंतकाल करवा सकते हैं। तो जब ये फ़ीसें आपकी जमा हो जाएंगी, ये फ़ीसें लेकर आपने क्या करना है, एक फ़ाइल में लगाना है। फ़ाइल में लगाने के बाद आपकी होगी जी नादरा की तस्दीक। जिस बंदे का रकबा जो है ना वो सेल हो के दूसरे बंदे को जा रहा है, अगर वो खुद गया तो उसकी नादरा की तस्दीक हो जाएगी, अगर वो खुद नहीं गया बजरिया अदालती नुमाइंदा हो रहा तो अदालती नुमाइंदा की नादरा की तस्दीक हो जाएगी कि ये बंदा बजरिया अदालत आया था तो वाकई ये ही बंदा है, तो ये भी फाइल में लगेगी। ये पूरी फाइल लेके आपने क्या करना है जी, स्कैनिंग वाले लड़के के पास चले जाना है। स्कैनिंग वाला लड़का क्या करेगा, आपके तमाम फीसेस की जो है ना वो रसीदें उसको स्कैनिंग करेगा, नादरा को स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग दे के वो आपको भेज देगा जी ADLR साहब के पास। ADLR साहब क्या करेंगे जी, वो डिग्री का मुताला करते हुए आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हुए वो नुमाइंदा अदालत के बिहाफ पर या आपके बजाते खुद डिग्री के बिहाफ पर जो है ना वो इंतकाल जो है वो आपका डिग्री का पास कर देंगे। तो वो आपका डिग्री का इंतकाल पास होने के बाद वो रकबा जो है ना वो आपके नाम पर लग जाएगा। तो ये देखें, ये इंतकाल की किस्म लिखी हुई है, डिग्री है, इस तरह से डिग्री होकर जो है ना वो रकबा आपके नाम पर लग जाएगा। जाते वक्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों की मोहब्बत और प्यार को देखते हुए जो है ना वो मैंने व्हाट्सएप और मोबाइल का जो सिस्टम जो है ना वो मैंने शुरू किया है। उसके लिए मैंने एक पूरी टीम तश्कील दी हुई है। बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि सर आप हमें अपना नंबर दें, हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरी दिली कोशिश होती है कि आप लोग यूट्यूब पे कमेंट्स करें, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँ ताकि मेरे रिप्लाई को हर बंदा देख सके। अगर किसी के साथ मसला है तो उसको मेरे से सेपरेट से रब्ता ना करना पड़े। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं वो कहते हैं जी हमारा मसला इस तरह का कमेंट से नहीं हो सकता, वो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, उसके लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के लिए 030022666701 ये मेरा नंबर है और इस पर आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले लेंगे। उसकी एक मामूली फ़ीस होगी। फ़ी रखने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना जिनको मसला नहीं होता वो अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, मेरा भी करते हैं, जस्ट मालूमात के लिए जो है ना वो रब्ता करते हैं। तो वो उन लोगों का हक मरता है कि जिन लोगों के साथ मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बंदा मुझसे रब्ता कर रहा है वो ज़रूरतमंद बंदा करे, ताकि उसने जो है ना वो थोड़ी बहुत फ़ी दी होगी, उसको पता होगा कि मैं फ़ी इस बात की दे रहा हूँ कि मैं ज़रूरतमंद हूँ।
तो उसके लिए फ़ी होगी। अगर आप यूट्यूब पर कमेंट्स करते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आपका मसला हल करवाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।